फिलहाल एक क्वेश्चन करते हैं। मुझे ये बताओ, डायमेंशनलेस quantity is always unitless. True or false? True. False. 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 एक सेकंड रुको, True. एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो ट्रू भी बोल रहे हैं कुछ लोग, फॉल्स भी बोल रहे हैं। जो लोग ट्रू बोल रहे हैं उसका एग्जांपल कोई? बोलो एग्जांपल। सर फॉल्स आएगा। False. क्यों फॉल्स होगा? कृष्णा, फॉल्स का एग्जांपल बताओ। Sir, angle. Angle has unit. शाबाश, वेरी गुड। यूनिटलेस कौन से होंगे तुम्हारे? एग्जांपल तुम्हारा रिलेटिव डेंसिटी, वो यूनिटलेस है, ठीक है। यूनिटलेस भी है, डायमेंशनलेस भी है, लेकिन डायमेंशनलेस बट विद यूनिट कितना होगा तुम्हारा? डायमेंशनलेस बट हैविंग यूनिट, तो उसका एग्जांपल तुम्हारा एंगल, क्योंकि एंगल का हमने यूनिट डिफाइन किया हुआ है थीटा, है ना, सॉरी डिग्रीज एंड रेडियंस। और दूसरा एग्जांपल तुम्हारा क्या होगा? परसेंटेज। तुम जब भी परसेंटेज लिखते हो किसी भी चीज का, तो बिना परसेंट के उसको लिखते हो क्या, कि मेरे को नहीं। एग्जाम में 80 नंबर आए, मेरे को एग्जाम में 80% आए ना, ऐसे लिखते हो ना। Yes. तो परसेंटेज तुम्हारा परसेंट यूनिट हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा, यूनिटलेस क्वांटिटी is always dimensionless. True or false? बताओ। True. ओके, और कोई? True. वेरी गुड, इट इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। यूनिटलेस है मतलब डायमेंशनलेस होगी ही होगी, ओके। अब मैंने डायमेंशंस, यूनिट्स एंड डायमेंशंस पूरा तुमको अच्छे से समझा दिया, क्या क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ओके। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। अब इसका यूज क्या है? यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ओके। तो देखो, हमने जो कल 2 क्वेश्चंस किए थे, बेसिकली वो एग्जांपल हो गया तुम्हारा डायमेंशन एनालिसिस के यूज का, ओके। तो पहला इसका यूज आता है, वेरीफाई करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन और फॉर्मूला, ओके। मतलब जो इक्वेशन है, जो फॉर्मूला है, वो डायमेंशनली करेक्ट होना जरूरी है, ओके। जैसे हमने कल किया था ना, एग्जांपल कहाँ गया? जैसे हमने ये इक्वेशन देखी थी, राइट। ये इक्वेशन को मैंने पूछा कि भाई तुम्हारा ए और बी का डायमेंशन बताओ, ओके। तो ऐसा भी हो सकता है कि तुमको ए और बी ऑलरेडी पता है क्या है, तो हमें चेक करना कि ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं, ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन, है ना। और इनफैक्ट तुम आगे जाके जो भी फॉर्मूला डिराइव करोगे, हमेशा सबसे पहले देखना है वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, ओके। हमेशा सबसे पहले चेक करना है डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। मतलब अगर लेफ्ट में तुम्हारा टोटल किलोग्राम
आ रहा है तो राइट में भी तुम्हारा किलोग्राम बनना चाहिए। ओके, क्लियर है? यस। नोट करो उसको। ये तुम्हारा हमेशा, जो मैं बोला था ना कि डायमेंशन एनालिसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, यही है वो यूज। ओके, अगले 2 साल तुम जो भी फॉर्मूला डिराइव करोगे, मतलब तुम्हें क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में तुमको फॉर्मूला डिराइव करने को कहा गया, तुम फॉर्मूला डिराइव करोगे, तुम्हारा जो फाइनल आंसर आ रहा है उसको तुम चेक करोगे डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ओके, फिर एग्जांपल बताऊंगा 1 बाय 1 तो क्लियर हो जाएंगे सारे। गायत्री देखो सिंपल है, तुम्हारे डायमेंशंस का मैंने क्या बताया था रूल, कि अगर तुम 2 क्वालिटीज ऐड कर रहे हो तो उनके डायमेंशन सेम होने चाहिए, तभी वो ऐड हो पाएंगे। ये बताया था ना गायत्री कल? गायत्री, हाँ, तो जैसे 2 क्वांटिटीज ऐड होनी तो उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए। अगर तुम्हारा a इक्वल टू बी है, ओके, अगर तुम लिख रहे हो a इक्वल टू बी, तो इन दोनों के डायमेंशन भी सेम होने चाहिए। आया समझ में? बस ये रूल तुमको फॉलो करना है। फिर तुम्हारा जो एंगल्स हैं वो डायमेंशनलेस बनने चाहिए, जो एक्सपोनेंट है वो डायमेंशनलेस बनना चाहिए। ये जो चीजें बताई थी, रूल्स बताए थे मैंने कल डायमेंशनल एनालिसिस के, वही यूज तुमको फॉलो करने हैं चेक करने के लिए कि तुम्हारी इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। ओके, क्लियर है? फिर तुम्हारा सेकंड इसका यूज होता है यूनिट कन्वर्जन, लेकिन इसको यूज मत करो, बहुत कंफ्यूज करेगा बेटा। ठीक है, लिख लो बस यहाँ पे लिखने के लिए कि यूनिट कन्वर्जन करने में हेल्प करता है, लेकिन इसको कभी यूज मत करना, दिमाग खराब हो जाएगा। सिंपल सा तरीका तुम्हारा यूज करने का, जैसे मुझे किलोग्राम पर मीटर क्यूब इनटू सेंट पर मीटर क्यूब इनटू एक और कुछ लिख देते हैं, जैसे एमएलटी, और क्या होता है, एम्पेयर होता है, करंट होता है, चलो करंट की जगह मैंने लिख दिया एम्पेयर है। ठीक है, तो मैं इसको मुझे यूनिट कन्वर्जन करना है, कैसे करूंगा यूनिट कन्वर्जन? किलोग्राम को मैं लिख सकता हूँ 1000 ग्राम, डिवाइड बाय मीटर क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, और एम्पेयर को मैं लिख सकता हूँ 1000 मिली एम्पेयर। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन तुम इसी तरह करो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कभी मतलब ये बस लिखने के लिए लिख दिया, यूनिट कन्वर्जन यूनिट डायमेंशन एनालिसिस से होता है, लेकिन इसको यूज नहीं करना है, दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, फिर तुम्हारा थर्ड यूज आता है डिराइविंग सिंपल फॉर्मूला। ओके, अब जैसे तुमको, जैसे तुम कोई एक्सपेरिमेंट किए है ना, तुम्हारे एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम है वो सपोज करो डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे, है ना, और तुमने एक्सपेरिमेंट कितना देर चलाया टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना, सपोज तुमने 1 घंटा एक्सपेरिमेंट किया या 5 घंटा एक्सपेरिमेंट किया, उस पर डिपेंड कर रहा है। और सपोज करें कि तुम्हारा डिपेंड कर रहा है कि तुमने जो लिक्विड यूज किया, लिक्विड की डेंसिटी क्या है ना, और तुम मेजर क्या कर रहे हो, फाइनली तुम मेजर क्या कर रहे हो, एनोटेशन मत करो बेटा। तुम मेजर क्या कर रहे हो, सपोज करो कि हम मेजर कर रहे हैं क्या मेजर कर रहे हैं, फोर्स या प्रेशर मेजर कर रहे हैं सपोज करो। ठीक है, तो प्रेशर तुम्हारा टेम्परेचर की पावर ए, टाइम की पावर बी, डेंसिटी की पावर सी, ऐसा तुम एक फॉर्मूला बना सकते हो। तो ये फॉर्मूला तुम डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव कर सकते हो। आया समझ में? बताऊंगा, एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा तब क्लियर होगा। ओके, फिर फोर्थ और कौन सा यूज होता है तुम्हारा, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन या कन्वर्जन। फिर तो ये लिख लिया तीनों पॉइंट्स अपने। Yes.
लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एक बहुत सिंपल लिमिटेशन है, हमने यहाँ पे क्या तीन चीजें पढ़ी, राइट? वेरीफाई करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, यूनिट कन्वर्जन और डिराइविंग सिंपल फॉर्मूला। तो यूनिट कन्वर्जन तो बेसिक चीज हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 और 3 में तुम्हारी दिक्कत क्या आ सकती है? इट कैन नॉट वेरीफाई कांस्टेंट्स इन एन इक्वेशन और फॉर्मूला। ठीक है, एग्जांपल समझो। जैसे मैं लिखूं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mv स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय 2, बोथ आर डायमेंशनली करेक्ट। जो फैक्टर है बाय 2 आना चाहिए वो तुम डायमेंशनल एनालिसिस से वेरीफाई नहीं कर सकते। ये क्लियर हुआ सबको? एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे तुम्हारा s इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2 होता है क्या? ये पढ़ा है सबने फॉर्मूला? ये फॉर्मूला सबने पढ़ा हुआ है? यस सर। यस सर। s क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट सर। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। t क्या है? टाइम सर। a acceleration, एक्सेलरेशन सर। तो देखो वेलोसिटी इनटू टाइम तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब एक्सेलरेशन तुम्हारा लेंथ बाय स्क्वायर ऑफ टाइम होता है, और यहाँ पे तुम स्क्वायर ऑफ टाइम कर रहे हो, तो ये भी तुम्हारा लेंथ बन जाएगा। तो डायमेंशनली ये इक्वेशन करेक्ट है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं यू टी बाय 2 प्लस ए टी स्क्वायर, तो बोथ आर डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, तो तुम कांस्टेंट्स कहाँ लगेंगे? 2 यहाँ पे लगाएंगे या यहाँ पे लगाएंगे, वो हम डायमेंशनल एनालिसिस से पता नहीं कर सकते। आया समझ में? ये क्लियर हुआ सबको? नोट करो इसे। मतलब मैं चेक कर रहा हूँ कि मैंने जो इक्वेशन डिराइव किया, फॉर्मूला डिराइव किया है, वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, तो वे मैं वो चेक कर लूंगा। लेकिन उसमें मुझे कांस्टेंट्स करेक्ट है कि नहीं वो मुझे पता नहीं चलेगा। मतलब अल्टीमेटली मैंने जो भी डेरिवेशन किया है, मुझे वो डेरिवेशन प्रॉपरली चेक करना होगा कि मैंने सारे कांस्टेंट्स बराबर लगाए हैं कि नहीं लगाए। ओके, नोट करो सर। मैं आया, 1 मिनट तक। हाँ बच्चों, देख लिया सबने ये? 2 मिनट सर। यस सर। और जो तुम्हारा दूसरा पॉइंट है, डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी used to derive only simple formula. It cannot derive formula using additions and subtractions. ठीक है, देखो मैंने ये बताया कि हम डायमेंशनल एनालिसिस से फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, है ना? तो फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा उसका मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, क्लियर होगा तब तुम्हें ज्यादा। लेकिन एग्जांपल यहाँ पे बस लिख लो। जैसे s इक्वल तुम्हारा यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2 है, तो यहाँ पे तुम्हारा दो टर्म्स का एडिशन इन्वॉल्व है ना, तो ये तुम डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव नहीं कर सकते। कांट बी डिराइव्ड यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, तो जबकि मैं एग्जांपल लिखूं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ पे कुछ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं है, सबको सीधे मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हम डिराइव कर सकते हैं, कैन बी डिराइव्ड। ठीक है, ये इतना नोट करो, फिर मैं अभी क्वेश्चन करवाऊंगा और ज्यादा क्लियर होगा, प्रॉपर्ली क्लियर होगा सबको क्या है।
ये P इक्वल टू mgh सबको फैमिलियर है फॉर्मूला? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. हाँ अच्छा, सॉरी मेरे यहाँ पे पावर डिस्कनेक्ट हो गया, एक मिनट। Derive formula for potential energy which depends on mass g and height h. ओके अब देखो इसको कैसे डिराइव करेंगे। तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? बेसिकली एनर्जी है, राइट? उसको मान लेंगे वो है तुम्हारा इक्वल टू m की पावर a, g की पावर b और h की पावर c। ठीक है, राइट? तो तुम्हारे तीन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही है, m, g और h पे। तो मैंने m की पावर a ले लिया, g की पावर b और h की पावर c। अब मुझे डिराइव करना है रिलेशन एनर्जी और इनका क्या बनेगा। तो अब देखो, तो एनर्जी के डायमेंशन क्या होते हैं? हमें दोनों साइड इक्वेशन डायमेंशनली एक जैसी करनी है। ठीक है, हम दोनों साइड इक्वेशन डायमेंशनली एक बराबर करेंगे। तो मतलब जो लेफ्ट साइड जो डायमेंशन है वही राइट साइड डायमेंशन होना चाहिए। इतना क्लियर हुआ क्या सबको? Yes, sir. ओके गुड। अब एनर्जी के डायमेंशन क्या होते हैं तुम्हारे? एनर्जी का डायमेंशन होता है किलोग्राम, सॉरी मास इंटू एल स्क्वायर इंटू टी की पावर -2। ठीक है, ये इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा? इधर m तुम्हारा मास है तो मास की पावर है, g क्या है तुम्हारा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के डायमेंशन क्या होते हैं? l t पावर -2। ओके, तो उसकी पावर b। और हाइट क्या है तुम्हारा? l, तो l की पावर c। ठीक है, अब हम लेफ्ट में और राइट में पावर्स इक्वेट करेंगे। तो m के केस में क्या होगा? लेफ्ट में पावर कितनी है m की? बोलो, लेफ्ट साइड में m की पावर कितनी है? 1, sir. लेफ्ट साइड में 1 है। और राइट साइड में कितनी है? A. a। तो मुझे a की वैल्यू मिल गई 1। Yes. 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 l देखेंगे, लेफ्ट साइड में l की पावर कितनी है? 2. 2, sir. 2.
राइट साइड में कितनी है? 1. नहीं B. नहीं, L to the power B into L to the power C, तो टोटल पावर कितना हुआ? B plus C होगा ना? ओके, यस फिर T की Okay. अगर हम देखें, T का लेफ्ट में कितना पावर है? -2 -2, और राइट में -2. -2 -2B, प्लस -2 टू दी पावर B है ना, Yes. तो -2B हो जाएगा ना। ओके, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? B इक्वल टू 1 होगा क्या? यस सर Yes. फिर मैं B की वैल्यू यहाँ पे डाल दूंगा, 2 इक्वल टू B प्लस C, तो 2 इक्वल टू 1 प्लस C, मतलब C इक्वल टू 1, तो तुम्हारा A1 आ गया, B1 आ गया, C1 आ गया। क्लियर हुआ? तो इसलिए हम लिख सकते यस हैं सर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू m की पावर 1 g की पावर 1 h की पावर 1। क्लियर हुआ कैसे डिराइव करते हैं हम डायमेंशन से फॉर्मूला? Yes. यस सर यस क्या बात, इसको नोट करो। लिखा सबने ये इतना? नहीं सर, 1 मिनट. लिख लिया सबने? अभी रुको, दोबारा समझाता हूँ। देखो, पोटेंशियल एनर्जी को एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया गया, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन बना के दिया जाएगा तुमको कि पोटेंशियल एनर्जी को स्टडी किया गया, तो पता चला कि वो मास पे, जी पे और हाइट एच पे डिपेंड कर रहा है। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है इन तीनों की टर्म्स में, ये बोला गया है हमको। क्वेश्चन समझ में आया सबको? Yes sir. अभी यस सर ठीक है, तो हमें फॉर्मूला नहीं पता है, तो मैं क्या लिखूंगा कि एनर्जी तुम्हारा m की पावर a, g की पावर b और h की पावर c होगी। मैं तीनों को कुछ पावर दे दी जिनकी मुझे पावर की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है इतना? आई वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंट। ठीक है, तो तुम्हारा जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट होनी चाहिए। तो लेफ्ट में एनर्जी है और राइट में तुम्हारे पास मास g और h है।
तो मास का डायमेंशन टू द पावर ए, जी का डायमेंशन टू द पावर बी, एच का डायमेंशन टू द पावर सी। ये इस क्वेश्चन में कोई डाउट है अभी? No. नो सर। No. ठीक है। और एनर्जी का डायमेंशन होते हैं ml² t पावर -2, ठीक है। और यहाँ पे मास तुम्हारा, मतलब मास बेसिकली मास होता है तो m की पावर a हो जाएगा। और तुम्हारा g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन के डायमेंशंस क्या है? l t टू द पावर -2। तो उसकी पावर b है, मैंने यहाँ पे पावर b डाल दी। और हाइट क्या है तुम्हारा? लेंथ है, तो लेंथ की पावर c होगी। ये इक्वेशन में कोई डाउट? No, sir. नो अभी मैं एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे m की पावर 1 है, यहाँ पे m की पावर a, तो a की वैल्यू मुझे मिल गई 1। अगर मैं लेंथ को देखूं तो यहाँ पे लेंथ की पावर 2 है, मैंने लिख दिया 2। यहाँ पे लेंथ की पावर कितनी है? l की पावर b इंटू l की पावर c। तो l की टोटल पावर कितनी हो जाएगी? इन दोनों को मैं मिला के देखूंगा, तो b प्लस c होगी क्या? अभी इतना क्लियर हुआ? Yes. तो ये तुम्हारी सेकंड इक्वेशन बन गई। फिर हम देखेंगे टाइम को। तो यहाँ पे टाइम की पावर -2 है, यहाँ पे टाइम की पावर कितनी है? -2b। तो ये बन गई मेरी थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ से मुझे क्या मिला? b इक्वल टू मिलेगा 1। इसमें कोई डाउट अभी? No. No, sir. ओके, तो मैंने b की वैल्यू यहाँ पे डाल दी, तो मुझे फिर c भी मिल गया 1 के बराबर, ठीक है। मेरे a b और c तीनों ही 1 आ गए, तो मेरे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया mgh, ठीक है। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. अब एक और क्वेश्चन करते हैं। derive formula for kinetic energy if it depends on mass and speed। तो अगेन हम इसको कैसे ट्राई करेंगे? हम बोलेंगे कि एनर्जी इक्वल टू m की पावर a v की पावर b, ओके। तो एनर्जी तुम्हारा डायमेंशनली जो बनेगा वही डायमेंशन तुम्हारे राइट में भी होने चाहिए। ये इक्वेशन क्लियर है? यस बताओ। तो तुम्हारा एनर्जी का डायमेंशन क्या है? ml² t की पावर -2, ठीक है। मास m मास होता है, और वेलोसिटी तुम्हारा जो स्पीड है उसके डायमेंशन क्या होंगे? l t की पावर -2। तुमने लिख दिया पावर p। कोई डाउट इसमें? No. सॉरी, l t की पावर -1 होता है ना, आई एम सॉरी। स्पीड इज लेंथ बाय टाइम, है ना, l t की पावर -1। तो अब मैं अगेन कंपेयर करूंगा एक्सपोनेंट्स। कंपेयर एक्सपोनेंट्स। तो m के एक्सपोनेंट क्या है? लेफ्ट में 1 है, राइट में a है, तो मुझे a कितना मिला? 1 मिला। l कंपेयर करूं तो लेफ्ट में l का एक्सपोनेंट कितना है? 2। राइट में कितना है l का पावर? B. b B. होगा। तो मुझे a मिला 1, b मिला 2, और कुछ आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं टाइम को भी लिखूं तो लेफ्ट में टाइम की पावर -2 है, राइट में कितनी है? -B. -b, तो सेम हो गया, ओके। तो यहां से मुझे क्या मिला कि तुम्हारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो mv² होगी। क्लियर है? लेकिन क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है? हेलो, यस सर। क्या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एक्चुअली mv² होता है क्या? mv²/2 होता है ना? Yes. तो क्या हम डायमेंशनल एनालिसिस से बाय 2 निकाल सकते हैं क्या यहाँ पे? यस सर।
यहाँ पे जो बाय टू आता है क्या वो हमें डायमेंशनल एनालिसिस से मिल पाएगा क्या? नो सर। नहीं मिलेगा। हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया, हाँ, क्योंकि टू डायमेंशनलेस है तो हमें इतना फॉर्मूला मिलेगा, इससे आगे हम नहीं जा सकते। मैंने बताया था लिमिटेशंस। क्या है लिमिटेशन? इट कैन नॉट वेरीफाई कांस्टेंट्स इन एन इक्वेशन और फॉर्मूला। तो तुम्हारे डायमेंशन एनालिसिस से हमें सिर्फ जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका रिलेशन पता चल सकता है। ओके, जो फॉर्मूला में कांस्टेंट्स आएंगे उनका हमें फॉर्मूला, उनकी वैल्यू में पता नहीं चल सकती। ठीक है, आया समझ में? तो हम फॉर्मूला डिराइव तो कर सकते हैं लेकिन सिंपल से। यस सर। Yes. ओके, तो मैं यहाँ पे हम हमेशा ऐड करेंगे, इधर भी हमें ऐड करना चाहिए था और इधर नीचे भी ऐड करना चाहिए था। क्या ऐड करना है? बट सिंस वी कांट वेरीफाई कांस्टेंट्स, ओके, वी कांट वेरीफाई नंबर्स, so assuming a number c, मैं काइनेटिक एनर्जी को लिख सकता हूँ c mv स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? c इज जस्ट अ नंबर जिसकी मुझे वैल्यू पता नहीं। क्लियर हुआ? Yes, sir. नोट करो ये Yes. क्वेश्चन। अभी क्लियर हुआ तुमको ये? Yes, sir.
बच्चों दिख रही है? बच्चों स्क्रीन दिख रही है? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सॉरी थोड़ा मेरा वाईफाई प्लस पावर टूल का इशू आ रहा है आज। हाँ, तो हमने ये क्लियर हुआ सबको कि हम जो कांस्टेंट आते हैं फॉर्मूला में वो हम डिराइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो ये तुम्हारे लिमिटेशन Yes, हो sir. गया। Yeah. ओके, अब देखो हमने एक तो हमने पढ़ा वेरीफाई करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, ये हम क्वेश्चन समझ चुके हो कैसे करते हैं, जो हमने कल किया था क्वेश्चन। हमने जो कल 2 क्वेश्चन किए थे वो एक एग्जांपल हो गया तुम्हारा, एक इक्वेशन की हम करेक्टनेस चेक कर रहे हैं, ठीक है? डिराइविंग सिंपल फॉर्मूला हमने अभी करके दिखाया, ठीक है? ये तुम्हारा डिराइव्ड सिंपल फॉर्मूला। अभी इट कैन नॉट, हमने लिमिटेशन 2 पढ़े, एक तो क्या है तुम्हारा इट कैन नॉट वेरीफाई कांस्टेंट्स, जैसे यहाँ पे तुम्हारा ये फैक्टर में बाय 2 आता है वो हमें पता नहीं चल पाता है, दोनों ही डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है? ऐसे तुम्हारा यहाँ पे ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला डायमेंशनली दोनों करेक्ट है। कांस्टेंट्स में अगर तुमने मिस्टेक की फॉर्मूला डिराइव करने में तो वो तुमको पता नहीं चलेगा, ठीक है? फिर Yes, sir. हम सिंपल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, ठीक है? ये फॉर्मूला हमसे डिराइव नहीं हो पाएगा डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू, ये फॉर्मूला डिराइव हो सकता है, ओके? तो ये था तुम्हारा। अब एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस और बनते हैं, अगर तुमने फंडामेंटल क्वांटिटी चेंज कर दी तो क्या होगा? मैंने तुमको एक चीज बताई थी कि फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या रखनी है। किस पैरामीटर पर डिसाइड की थी? कि इट शुड बी इजी टू मेजर और इट शुड बी इजी टू रेप्लिकेट, है ना? करेक्ट? तो Yes. हाँ, तो अब जैसे सामने कोई इंसान भाग रहा है, क्या तुम उसकी स्पीड पता कर सकते हो? एक स्पीडोमीटर लगेगा, ऐसे तुम देख के तो बता नहीं सकते हो, है ना? या तुम लेंथ Yes, स्केल sir. लेके गए, स्केल से तुम मेजर करके नहीं बता सकते उसकी स्पीड कितनी है, करेक्ट? Yes, sir. Yes. है ना? ये हो गया तरीका। फिर Yeah. जैसे फोर्स लगा रहे हैं, तो जैसे तुम दीवार पे फोर्स लगा रहे हो तो कितनी फोर्स लगा रहे हो तुम फटाफट पता कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, है ना? No. पर एक तरीका है कि तुमने एक वेइंग मशीन लेके आ गए, वेइंग मशीन को तुमने दीवार पे रखा और फिर तुम वेइंग मशीन पे धक्का दो, तो दीवार को कितना धक्का लग रहा है वो तुमको पता चलेगा, राइट? तो ये एक तरीका है फोर्स मेजर करने का, किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, ओके? फिर जैसे एक्सेलरेशन मेजर करना है, तो आजकल सबके मोबाइल में एक्सेलरोमीटर लगा होता है। मोबाइल के तुम स्पेसिफिकेशन कभी भी पढ़ना तो उसमें लिखा होगा सेंसर्स कौन कौन से लगे हैं, तो एक लिखा होगा एक्सेलरोमीटर। एक्सेलरोमीटर का काम क्या है? एक्सेलरेशन मेजर करना। कम यूज कहाँ करते हैं? जब तुम जैसे कार वाली गेम खेलते हो तो मोबाइल को टिल्ट करने से कार लेफ्ट राइट टर्न करती है, ये पता है ना सबको? Yes, हाँ, sir. yes sir. है ना? तो वो गेम कैसे काम करता है तुम्हारा? एक्सेलरोमीटर से, तो एक्सेलरेशन मेजर करके, ठीक है? तो मतलब फोर्स मेजर करने का भी हमको तरीका है, एक्सेलरेशन मेजर करने का भी तरीका है, तो हम चाहें तो फोर्स और एक्सेलरेशन को भी फंडामेंटल क्वांटिटी बना सकते थे, है ना? नहीं बनाई अलग बात है, बट बना सकते थे। तुम्हारे क्वेश्चन कुछ फिर इस टाइप के आ जाते हैं। सपोज दैट फोर्स एंड एक्सेलरेशन, हम फोर्स का यहाँ पे सिंबल भी मेंशन कर देता हूँ कि मैं फोर्स का सिंबल यूज करूंगा F और एक्सेलरेशन का सिंबल में यूज करूँ सपोज करो A, ठीक है? Suppose that force and acceleration are fundamental quantities instead of mass and length. Then derive dimensional formula for mass, length और
एनर्जी। ठीक है, मतलब मेरे फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या हो गए बेसिकली, पहले मेरे फंडामेंटल क्वांटिटीज थे मास, लेंथ और टाइम। बिफोर, जैसे मैं लिखूं, बिफोर लिखूं और आफ्टर लिखूं, तो मेरे फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या हो गए, पहले क्या थे, मास, लेंथ, टाइम। अब क्या हो गए वो, टाइम, फोर्स, एक्सेलरेशन। यार क्वेश्चन समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. है ना, जो मैं हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी वो मास, लेंथ और टाइम की जगह मैंने चेंज करके टाइम, फोर्स और एक्सेलरेशन कर दिया। ठीक है, तो अब मुझे एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला पहले क्या था, पहले एनर्जी का फॉर्मूला था तुम्हारा एम एल, सॉरी पहले हम मास का निकालना है, पहले हमें मास का निकालना है। तो डायमेंशन ऑफ मास पहले क्या थे, एम थे, अब वो क्या है, टी की पावर ए, एफ की पावर बी, एक्सेलरेशन की पावर सी। तो मुझे ये पावर जो है ए, बी और सी निकालनी पड़ेंगी। क्या है, आया समझ में हमें क्या करना है? Yes, sir. Yes. तो हम m को लिखेंगे t की पावर a, f की पावर b, a की पावर c। अब देखो तुम्हारे फोर्स और एक्सेलरेशन नए फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, लेकिन हमें पहले इनको पुराने फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो t की पावर a, अब तुम्हारा फोर्स क्या होता है, mlt की टर्म्स में फोर्स क्या है तुम्हारा, चलो एक काम करता हूँ, पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ। फोर्स का पहले क्या था, बिफोर में क्या आएगा तुम्हारा, mlt-2, अब वो सिर्फ फोर्स रहेगा। अगर मैं एक्सेलरेशन का लिखूं तो पहले वो क्या था, L-T⁻⁻2 और अभी सिर्फ a होगा। ये क्लियर है? मास Yes, पहले sir. m था, अभी t पावर a, f पावर b, a पावर c। फोर्स पहले ये था, अभी सीधे f हो जाएगा, क्योंकि अब फोर्स राजा बन गया है ना, फोर्स फंडामेंटल बन गया, तो फोर्स अपना खुद का सिंबल यूज करेगा। ओके, ऐसे ही एक्सेलरेशन भी अब खुद का सिंबल यूज करेगा, पहले उसका ये था डायमेंशन। इसमें कोई डाउट किसी को? No, sir. वेरी गुड, No, sir. ठीक है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि m तुम्हारा t की पावर a, f की पावर b, एक्सेलरेशन की पावर c होगा। क्लियर? Yes. तो m इक्वल टू t की पावर a, देखो t तो तुम्हारा चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे भी तुम्हारे पास टाइम है, यहाँ पे भी टाइम है। ठीक है, अब f पहले क्या था तुम्हारा, mlt⁻⁻2, तो उसकी पावर b, और एक्सेलरेशन पहले क्या था, L⁻⁻2, तो उसकी पावर c। ठीक, अब हम कंपेयर करेंगे एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो मास के एक्सपोनेंट्स क्या बनेंगे, लेफ्ट और राइट में। लेफ्ट में कितना है मास का एक्सपोनेंट, 1, राइट में क्या है, One. नहीं, m की पावर b, B. b होगा। फिर कंपेयर करें हम टाइम, तो लेफ्ट में टाइम की पावर कितनी है, 0. 0. वेरी गुड, 0. लेफ्ट में टाइम की पावर 0 है। राइट में कितनी है, A हम्म, To be plus minus to C. वेरी गुड, a, लेकिन -2 भी होगा, ये -2b -2c। ठीक है, और लेंथ का क्या होगा, लेफ्ट में कितना है लेंथ की पावर, 0. और राइट में कितनी है, -2b. -2. B plus. b plus c. यहाँ पे l की पावर b, यहाँ पे l की पावर c, तो b प्लस c। ओके, आया समझ में ये सबको? Yes. Yes. Yes, sir.
अब बताओ बी और ए बी और सी की वैल्यूज क्या क्या बनेंगी? सॉल्व करो तीनों इक्वेशन। -1 बी -1, सर सी अच्छा सी -1 आया, ओके। सर बी तो 1 है बी 1 है हाँ, और ए कितना होगा? 0 ए 0 हो रहा है, ओके। देखें एक बार जरा, B1 यहाँ से C मिल गया -1, तो -2 + 2 ये कट गए, ये 0, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, तो मैं अब क्या लिखूंगा कि डायमेंशन ऑफ मास क्या हो जाएगा? T की पावर A, F की पावर B, A की पावर C। तो F की पावर 1 और A की पावर -1, ये बन गए तुम्हारे मास के डायमेंशंस इन टर्म्स ऑफ द न्यू फंडामेंटल क्वांटिटी। किसी को भी डाउट आया इसमें? कुछ भी डाउट है पूछो। नो सर। सबको क्लियर है? वेरी गुड। यस सर देखो सबको पहली बार समझ में आ गया, मतलब सबको ये चैप्टर क्लियर होने लग गया है, ओके। नोट करो ये जरा। यहाँ पे एक और लिख दो, स्पीड का भी डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन लिखा सबने? यस सर। अभी लिखो।
लिखा सबने? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलो फिर आज यही एंड करते हैं। और तुम्हारा जो होमवर्क है ये बाकी 3 सॉल्व करना है, ठीक है? ओके, ये सॉल्व करके मुझे कल बताओगे क्या आंसर आया इन तीनों का। कोई डाउट किसी को? Yes, sir. No, sir. ठीक है, एंड करें क्लास? यस सर। बाय बाय।